नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से। साय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस को अब खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर खात्मे को लेकर जिला स्तर पर एक समिति भी बनेगी और प्रदेश स्तर पर भी मंत्रिमंडलीय उप समिति इस पर फैसला लेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के चाल चलन के अनुसार उनको राहत दी जाएगी। तय किया जाएगा कि क्या उन्हें उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो केस चल रहे हैं, उसके अंदर राहत दी जाए, कितनी राहत दी जाए, ये इसमें तय होगा। जिला समिति नक्सलियों के ट्रैक रिकॉर्ड विधि विभाग को भेजेगी। विधि विभाग कोर्ट में आत्मसमर्पित नक्सलियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा। सरकार के इस फैसले से अब आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त देश करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं और मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं। इस नई घोषणा से कहीं ना कहीं नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए और एक मौका मिलेगा और जाहिर सी बात है, मुख्य धारा में वो जरूर शामिल होना चाहेंगे। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्री परिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण, वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। एक बार फिर से नक्सली संगठन को करारा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर कांकेर तक कुल 15 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में वापस लौटने का फैसला लिया है, जिन पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में कुख्यात नक्सली विनोद सैयाना भी शामिल है। पखांजूर क्षेत्र से लगे हुए गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र डीजी रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया। इन सभी पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। समर्पण के दौरान नक्सलियों ने 4 हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम विनोद सैयाना का है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। ये सभी नक्सली लंबे समय से छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर लगातार सक्रिय थे। इधर कांकेर में भी पुलिस को सफलता मिली। 23 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने एसपीआई के एलसेला के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 2 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 4 माओवादी आज कांकेर पुलिस और बीएसएफ के समक्ष सरेंडर किए हैं और इनमें से 2 महिला हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में जवान जब गश्त पर नक्सल ऑपरेशन पर निकलते हैं तो उनके साथ वफादार एक स्नाइपर डॉग भी होता है, जिस पर इस पूरे जवानों की टोली को बड़ा भरोसा भी होता है। सड़क पर नक्सलियों के लगाए गए आईडी को वो ढूंढ निकालते हैं और उसे निष्क्रिय भी कर जवानों की मदद करते हैं। हम आपको ऐसे ही एक बहादुर स्नाइपर डॉग के बहादुरी की कहानी बता रहे हैं।
जिसने कई जवानों और ग्रामीणों की जान भी बचाई है। वफादार स्नाइपर डॉग नक्सलियों के लगाए गए आईडी की चपेट में आकर शहीद हो गया। घटना बीजापुर जिले की है, जहां घोर नक्सल प्रभावित इलाके में पीडिया से लगा हुआ ये गांव है मुदवेंदी, जहां सीआरपीएफ 85 बटालियन के जवानों का कैंप स्थापित है। यहां पर सीआरपीएफ जवानों के साथ एक स्नाइपर डॉग राजू हमेशा से ही नक्सल विरोधी अभियान में कदम से कदम मिलाकर चला करता था। इस डॉग ने उस इलाके में नक्सलियों के लगाए गए 35 आईडी की पहचान कर उसे निष्क्रिय किया था, नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई जवानों और ग्रामीणों की जान उसने बचाई थी। लेकिन 30 दिसंबर 2024 को एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जब राजू जवानों के साथ चल रहा था, इसी दौरान जंगल में एक पेड़ के नीचे उसने आईडी की पहचान की, लेकिन वो जवानों को आईडी होने का इशारा नहीं कर पाया था। जवानों को बचाने के लिए खुद उसने आईडी के ऊपर वो बैठ गया और ब्लास्ट के साथ ही वो टुकड़ों में बंटकर शहीद हो गया। स्नाइपर डॉग की बहादुरी और वीरता ऐसी थी कि जवान आज भी उसे भूल नहीं पाते हैं और इसीलिए उसकी याद में कैंप के ठीक सामने उसका एक स्मारक बनाया गया है, जिसमें उसकी तस्वीर बनाई गई है। आज भी कैंप के जवान बहादुर डॉग राजू को याद करते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। जवान कहते हैं कि अगर वो ना होता तो वो इस इलाके में गश्त के दौरान अपना काम सही नहीं कर पाते, कई जवान शायद अब तक शहीद हो जाते। देखिए INS 24/7 की ये ग्राउंड रिपोर्ट इस खास डॉगी के लिए। नक्सल प्रभावित इलाकों में पदस्थ जवान जब भी एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकलते हैं या सर्चिंग के लिए निकलते हैं, उस समय वो अपने आप पर जितना विश्वास रखते हैं उससे ज़्यादा खुद के हथियार पर रखते हैं। परंतु जब बात जमीन से निकलने वाले बारूद की होती है तो उनके साथ चलने वाला स्नाइपर डॉग वो इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो कई जवानों की जान बचाता है। सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर गाड़े गए बारूद को सूंघ कर उसे निकालने में मदद करता है और ग्रामीणों की भी जान बचाता है। आज हम ऐसे ही एक डॉग की कहानी आपको बताएंगे। वो हालांकि वो शहीद हो चुका है और उसकी याद में यहाँ पर एक श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो उनका स्मारक है वो बनाया गया है। जो डॉग है आप लोगों के साथ चलता था, ये कैसे शहीद हुआ, क्या कहानी है? ये इंसिडेंट 2024 दिसंबर में हुआ था और मेरा ट्रूप्स उसी दिन एरिया डोमिनेशन में निकले थे। मेरा स्काउट के साथ आगे से निकलते निकलते ये इसने एक आईडी स्पॉट आइडेंटिफाई किया। जैसे उसने आइडेंटिफाई किया है उसी जगह पे जैसे ये पहुंचा, उसने अपना पैर रखा, जैसे रखा ऑन द स्पॉट ब्लास्ट हो गया और उनके शहीद होते होते और हमारे काफ़ी जवानों का जान बचाए। तो हमारा दोस्त है, इसी ने अपना जान तो गंवा लिया लेकिन जवानों का, मेरे कमांडरों का जान बचाया। यहाँ के अफसर उसे इस बात के लिए याद करते हैं कि अगर वो ना होता तो कई जाने जा सकती थी। इसके पहले भी इस इलाके में कई आईडी ब्लास्ट हुए जिसमें मवेशियों के साथ साथ एक मासूम बच्चा भी मारा गया था और कई ग्रामीण भी मारे गए थे। INS 24 के लिए मुदवेंडी कैंप से गणेश मिश्रा। करीब 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले में शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के करीबी दीपेन चावड़ा के खिलाफ EOW ACB ने चालान पेश कर दिया है। ये चालान एक बड़े वसूली नेटवर्क का खुलासा भी करता है। 9 दिसंबर को पेश चालान में सरकारी अधिकारियों, बिचौलियों और संबंधित व्यक्तियों की अवैध कारगुजारियों का खुलासा किया गया है। ये नियमित अवैध वसूली, फाइल क्लियरेंस और पैसों के अवैध लेन देन के पूरे सिस्टम को उजागर करता है। देखिए इस खास रिपोर्ट। EOW ACB ने कस्टम मिलिंग घोटाले में साक्ष्य के रूप में चैट्स, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल डिटेल्स और फाइल हैंडओवर के रिकॉर्ड शामिल किए हैं। साथ ही आयकर विभाग के छापों के बाद मिले इनपुट का उल्लेख किया है। बता दें कि जिस दीपेन चावड़ा के खिलाफ चालान पेश किया गया है वह शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर का करीबी सहयोगी है। वहीं अवैध वसूली की रकम को अनवर ढेबर के कहे अनुसार ठिकाने लगाता था। उसने कई बार भिलाई 3 और कुर्सीपार में पप्पू बंसल को रकम पहुंचाई है। उसके अन्य साजिशकर्ता और आरोपियों से भी संबंध होने के सबूत मिले हैं। आइए जानते हैं कस्टम मिलिंग घोटाला कैसे हुआ था।
सरकार ने सबसे पहले राइस मिलों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाई। यह राशि 40 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपए की गई। फिर कस्टम मिलिंग के एवज में राइस मिलों से वसूली शुरू हुई। प्रोत्साहन राशि तभी मिलती जब प्रति क्विंटल 20 रुपए कमीशन मिल जाता। यह अवैध वसूली अनवर ढेबर के पास से आगे जाती थी। कलेक्शन की जिम्मेदारी अन्य लोगों पर थी। घोटाले से जुड़े कई आरोपियों की आपस में बातचीत के सबूत दिए गए हैं। अब आइए जरा समझते हैं कि कस्टम मिलिंग घोटाले में वसूली नेटवर्क कैसा था। मुख्य व्यक्ति अनवर ढेबर घोटाले का संचालन करता, अवैध वसूली की राशि को ठिकाने लगाता था। ढेबर के बताए अनुसार राशि अन्य लोगों के पास जाती थी। कई चैट्स में सीधे अनवर ढेबर के निर्देश और मंजूरी के सबूत। विकास अग्रवाल बार बार चैट्स में दिखाई देता है। भुगतान तय करने, रकम की पुष्टि करने में सक्रिय। वाहनों, फाइलों की स्थिति बताने में भी भूमिका। दीपेन चावड़ा उर्फ दीपेन भैया, रकम की एंट्री। आज का कलेक्शन और वाहन नंबर आधारित कलेक्शन से जुड़े संदेश। दस्तावेज में स्पष्ट पैटर्न, दैनिक वसूली के मैसेज। 221.28 माइनस 10.00 बराबर 211.28 आज का। 211.28 यानी 2,11,28,000 वाहन नंबर आधारित वसूली। CG 04 DM 3900 फाइल हैंडओवर के एवज में भुगतान। 13 फाइल्स हैंडओवर का उल्लेख, यानी 13 करोड़ रुपए दिए गए। यह CSP DCL अधिकारी के संदर्भ में है। अशोक कुमार की नियुक्ति के एवज में लिए गए। सरकारी विभागों में फाइल निपटाने, क्लियरेंस के नाम पर रकम। कैसे चलता था नेटवर्क? मैदानी स्तर पर वसूली, वाहन, दुकानों, लाइसेंस इत्यादि से रकम। बिचौलिए, कर्मी रकम कलेक्ट कर मुख्य व्यक्ति को रिपोर्ट करते। सुबह दीपेन का डेटा मिलान, आज का कितना, कौन सी गाड़ी, कौन सी फाइल जैसे मैसेज। संचालनकर्ता को रिपोर्टिंग, अनवर ढेबर को सूचना। पैसे का वितरण संबंधित विभाग या व्यक्ति तक पास ऑन। प्रमाण चालान में सबसे मजबूत बिंदु व्हाट्सएप चैट, जिनमें रकम, गाड़ियों के नंबर, फाइलों की संख्या और ओके जैसे कंफर्मेशन उपलब्ध है। फाइल हैंडओवर रिकॉर्ड, फाइलों का उल्लेख, कुल वसूली का अनुमान। कई चैट्स में रोजाना की रकम एंट्री दिखाई गई है। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल डेटा, टाइम स्टैम्प्ड संदेश, टाइम रिकॉर्ड। लगाए गए आरोप, धाराएं। दस्तावेज के अनुसार आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 11, 13, 1, B, 13, 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 409, 120 B। ECB का यह चालान सत्ता में काबिज राजनीतिक दल, सरकारी सिस्टम और कारोबारियों के बीच अवैध गठजोड़ को उजागर करता है। यह भी साफ है कि एक सुव्यवस्थित दैनिक आधारित वसूली नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। केंद्रीय एजेंसियों के दखल से यह भ्रष्टाचार तो उजागर हुआ, पर बड़ी बात तो तब होगी जब मामले में लीपापोती न हो और दोषी अदालत से दंडित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की तरफ से इंडिगो एयरलाइन को लीगल नोटिस जारी किया गया है। बीते एक सप्ताह में इंडिगो एयरलाइंस ने 4000 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द किए हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की तरफ से जारी किए गए नोटिस में साफ कहा गया है कि जितने भी यात्रियों की टिकट रद्द हुई है उन्हें 10 गुना ज़्यादा हर्जाना दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों को भी 10 बिंदुओं के जरिए पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 9000 करोड़ का जुर्माना इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया जाए और एक यात्री अधिकार कानून बनाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा भविष्य में ना हो। DGCA के अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो यात्रियों को, लाखों यात्रियों को परेशानी हुई, इसको संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने कल एक लीगल नोटिस सर्व किया है इंडिगो एयरलाइंस को, जिसमें मांग की गई है कि 5 दिन के भीतर आप प्रत्येक यात्री की जिसकी टिकट कैंसिल हुई है उसको 10 गुना ज़्यादा हर्जाना उसके अकाउंट में डलवाएं। और दूसरा, भारत सरकार को एवं विभिन्न मंत्रालय जिसमें गृह मंत्रालय और एविएशन मिनिस्ट्री शामिल है, उनको हमने 10 पॉइंट का एक लेटर भेजा है जिसमें रिक्वेस्ट किया है
कि ये वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो जाए। इसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट की कि $1 बिलियन अर्थात 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना इंडिगो पे तत्काल लगाया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एडिट वीडियो चलाने के मामले में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर एसएसपी से शिकायत की है। दरअसल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी और जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने यह बताया कि सीएम साय बीते दिनों प्रदेश के दौरे पर थे और जहां पर उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों के लिए ₹1 प्रति एकड़ की दर पर जमीन उपलब्ध कराए जाने की बात कही, जिसको कांग्रेस ने एडिट करके अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर वायरल किया, जिससे कि सीएम की छवि खराब हो रही है, जो कि कानूनी तौर पर अपराध है। इस मामले में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ने डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने जांच के बाद इस पर कार्रवाई की बात भी कही। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायगढ़ जिले में एक अपने संबोधन के दौरान जो बातें कही गई थी, उस संबोधन को छेड़छाड़ कर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और साथ ही साथ इसको अनेक सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रसारित भी किया गया है। तो इसमें जांच की जाएगी और मुझे लगता है इसमें जो लिंक जो है उसके आधार पर हम लोग इसके द्वारा किया गया है इसकी जानकारी एकत्र करेंगे और शीघ्र इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीहोर में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शासकीय प्राथमिक स्कूल भंडेली के शाला प्रभारी राजेंद्र सिंह पर एडवांस में हाजिरी लगाने का आरोप है। शिक्षकों का यह भी आरोप है कि वो स्कूल भी नहीं आते हैं। जब 9 दिसंबर को भंडेली शाला में जाकर शिक्षा विभाग ने जाकर जांच की तो मामला सबके सामने आ गया। रजिस्टर में ना केवल 9 दिसंबर बल्कि अगले दिन 10 दिसंबर की भी हाजिरी पहले से ही लगी हुई थी। फिलहाल डीईओ ने जांच के आदेश दे दिए। ज़्यादातर वो चले जाते काम, कोई ना कोई काम निकाल कर वो अभी भी वो चले गए थे 12 बजे के लगभग खाना वाना। आज भी 12 बजे चले गए थे। उस समय बच्चे भी थे और आंगनबाड़ी में हमारा खाना बनता है। मैडम भी थी वो आंगनबाड़ी वाली और रसोई भी था। वो भी बोलते कि सर इतनी जल्दी चले जाते, पर अपन क्या बोल सकते हो, साला फिरवारी। अवगत कराया? हाँ कराया, परंतु कोई उस पर पहले भी हमने संकुल प्राचार्य मैडम को बोला लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं जानकारी, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने संकुल प्राचार्य को भी बोला है। ये उलझावन संकुल में स्कूल पढ़ता है। अगर वो एडवांस में साइन करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका बुधवार को वापस ले ली गई। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से कोर्ट में निवेदन किया गया कि वो नए तथ्यों के साथ फ्रेश याचिका को दाखिल करना चाहते हैं। जस्टिस MS भट्टी की सिंगल बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जिस नियम को लेकर हवाला दिया जा रहा है वो फ्रेश पिटीशन में दिया जा सकता है। पुरानी याचिका में जो आधार दिए गए हैं उन आधारों पर दूसरे मुकदमों के फैसले हो चुके हैं। बता दें कि राज्य सरकार के हमारे शिक्षक ई ऐप को चुनौती देते हुए प्रदेश के 27 शिक्षकों की ओर से इस याचिका को दायर किया गया था। पूरे देश में इंडिगो से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। संस्कारधानी जबलपुर के डुमना विमानतल पर इंडिगो की फ्लाइट अब सुचारू रूप से फिर से एक बार उड़ान भर रही है, क्योंकि बुधवार की देर शाम दिल्ली से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट जबलपुर विमानतल पर आई और यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए भी रवाना हुई। डुमना विमानतल पर समय से शुरू हुई इंडिगो की फ्लाइट को लेकर यात्रियों सहित विमानतल के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। विमानतल पर यात्रियों और अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने अपना अनुभव इस बार का साझा किया हमारे संवाददाता फतेह सिंह के साथ।
जबलपुर में नहीं पहुंच रही है और इनमें से कई फ्लाइटें हैं जो वो कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन आज से जो इंडिगो की फ्लाइट है वो सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू हो गई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जबलपुर डुमना विमानतल पर जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुंबई जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं। भाई साहब, इंडिगो की फ्लाइट शुरू हो गई, कितनी राहत की तो बहुत बात है कि हम लोग को जाना कहीं मतलब कैंसिल हो जा रहा था, शादी में जाना था हम लोग को, बहुत अच्छा हुआ जो चालू हो गई। इंडिगो की फ्लाइट फिर शुरू हो गई है, कितनी राहत महसूस हो रही है? बहुत राहत महसूस हो रही है। इसके पहले कभी प्लान बनाया था? बहुत बार प्लान बनाया है और ऐसे कुछ हुआ नहीं था कभी। खासकर जबलपुर डुमना विमानतल पर जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा में जो तैनात हैं यहाँ पर राजेंद्र सिंह जी वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, फिर से यात्री यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचने लगे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे एयरपोर्ट पे यहाँ जबलपुर में ऐसी कोई अभी तक कोई शिकायत हमको नहीं मिली है और हमारे लोग भी CSF के लोग गेट पर रहते हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्डर वही हैं और जैसे भी कोई पैसेंजर आता है उसकी क्वेरी होती है तो हम तुरंत उसको जो भी सहायता देने की कोशिश होती है वो भी की जाती है और एयरलाइंस या एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुला लिया जाता है। इतने यात्री यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद हैं, तो ये कौन सी फ्लाइट से जाने वाली है? ये दिल्ली से आकर के मुंबई जाने वाली फ्लाइट है। हाँ जी, इंडिगो की फ्लाइट है और पूरी फुल होकर के जा रही है। यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें कोई किसी भी असुविधा का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही जो यात्री हैं वो इंडिगो की फ्लाइट से अपनी यात्रा की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जो फ्लाइटें कैंसिल हुई थी वो फिलहाल इंडिगो की फिर से यहाँ सुचारू रूप से यहाँ पर जारी हो गई हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।